हेलो गाइस, क्लास 9th। देखिए, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन कर चुके हैं, उस पे बेस न्यूमेरिकल कर चुके हैं और उसी पे बेस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। उसी पे बेस आज 1 मार्क जो क्वेश्चन बनेंगे जितने भी, वो डिस्कस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन ऑल ओवर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे। फॉर्मूला बनता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डीपी से डिनोट कर देते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम है ये हमारे पास, और रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, विच फिजिकल क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आंसर हो जाएगा क्या? फोर्स। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कहता है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। रिलेशन बताना है किस किस के बीच में, मोमेंटम के बीच में और फोर्स के बीच में। तो यही हम लिख देंगे, क्या क्या रिलेशन बताएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स और F इक्वल dp/dt। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, कर दिया हमने, आंसर आ जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखो, फोर्स इक्वल 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास को हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। एक्सिलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ऐसे लेते हैं। जब हमारे पास किसी बॉडी का मास 1 kg है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट हो रहा है, तब हमें वहां पे कितना फोर्स मिलेगा, 1 न्यूटन का फोर्स। या फिर ये बोल सकते हैं, जब भी हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो उसका मास क्या होगा, अगर 1 kg है तो वहाँ एक्सिलरेशन किस हिसाब से एक्सिलरेट होगा, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट होगा। तो इस हिसाब से हम 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सिलरेशन। फोर्स और एक्सिलरेशन के बीच क्या रिलेशन होगा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, फोर्स इक्वल होता है क्या, मास इंटू एक्सिलरेशन। ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में, फोर्स और एक्सिलरेशन के बीच में यही होगा, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सिलरेशन। ऐसा लिख देंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ द मास ऑफ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल। किसी भी बॉडी का मास और फोर्स दोनों हमने डबल कर दिए, तो एक्सिलरेशन पे क्या हैपन होगा, यानी कि व्हाट हैपन टू द एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन के साथ क्या हैपन होगा, तो एक्सिलरेशन तो रिमेन सेम रहेगा। देखो, यहाँ से फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स को डबल कर दिया, मास को भी डबल कर दिया, एक्सिलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो मास यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 इंटू मास, तो 2 से 2 कैंसिल, सेम बात रहेगी, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे एक्सिलरेशन होगा वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएं जिसके यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो वो हमें पता है, यहाँ पे अभी बताया था, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अभी उसको अपोजिट करके लिख दिया, न्यूटन किसकी यूनिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स। किसकी यूनिट है, न्यूटन, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फिजिकल प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ ए जेट एरोप्लेन। जेट एरोप्लेन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है। तो ये हमारे पास अभी टॉपिक जो चल रहा है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है। क्या, जेट एरोप्लेन का प्रिंसिपल। नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए रॉकेट वर्क। उस प्रिंसिपल का नाम बताएं जिस पे रॉकेट वर्क करती है। तो सेम आंसर क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट लिखी है ये ठीक है या फिर गलत है, ये बतानी है। तो ए रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इन ए वैक्यूम।
तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो रॉकेट है वो खुद से वैक्यूम में प्रोपेल कर सकती है, ट्रू है या फॉल्स है? तो हम क्या आंसर करेंगे इसका? ये है बात ठीक, क्या आंसर होगा? ट्रू। What is the force which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg? What is the force? तो वहाँ हमें फोर्स क्या मिलेगा? अभी डिस्कस किया था, जब मास 1 kg हो, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो वहाँ कितना फोर्स मिलता है हमें? 1 न्यूटन। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 1 न्यूटन। तो यहाँ लिख देंगे 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। क्लियर हुआ यहाँ से क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 10 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। फोर्स वहाँ पे 5 न्यूटन है और मास है किसी ऑब्जेक्ट का कितना? 10 kg। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 1 है। मास कितना है? सॉरी, एक्सेलरेशन तो वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे फोर्स गिवन है 5 है और मास गिवन है 10 है। तो 10 को इधर लेके आएंगे, 5/10 इक्वल एक्सेलरेशन हो जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.5। और यूनिट लगाना ना भूले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12। 13 कहता है गर्ल वेटिंग 25 kg, गर्ल का वेट है 25 kg, स्टैंड ऑन द फ्लोर, सी एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है 250 न्यूटन का ऑन द फ्लोर। व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन हर? तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लोर उसके ऊपर, वो कितना फोर्स लगा रही है फ्लोर पे? 250 न्यूटन का। तो यहाँ से देखिए जितना फोर्स वो लगा रही है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 250 न्यूटन। व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन हर? तो क्या आंसर होगा? 250 न्यूटन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट ए स्मॉल कार देन ए लार्ज कार। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएं जो इट इजियर टू एक्सेलरेट ए स्मॉल कार देन ए लार्ज कार, वो इजीली बता एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। बता सकता है कि स्मॉल कार ज़्यादा एक्सेलरेट करती है एज कम्पेयर टू, इजी एक्सेलरेट हो जाती है स्मॉल कार एज कम्पेयर टू लार्ज कार। तो वो किस पे डिपेंड है? किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है? तो वो हमारे पास होता है उस कार का मास, यानी कि मास के ऊपर डिपेंड है कि कोई कार कम एक्सेलरेट हो रही है या फिर ज़्यादा एक्सेलरेट हो रही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 कहता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। हाँ, ए पार्ट कहता है टू एवरी एक्शन देर इज एन ब्लैंक एंड ब्लैंक रिएक्शन। ये थर्ड जो लॉ है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग है। क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बी पार्ट कहता है मोमेंटम इज ए ब्लैंक क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज ब्लैंक। मोमेंटम क्या है हमारे पास? कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके ऐसा यूनिट क्या होगी यहाँ से मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम इक्वल क्या होता है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम भी हमें क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। और इसके ऐसा यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड। सी पार्ट कहता है क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन और फोर्स इक्वल ब्लैंक ऑफ चेंज ऑफ ब्लैंक। फोर्स इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसा हम लिख सकते हैं दो तरह से। क्या सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, या लिखेंगे इसको हम फोर्स इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है। नेक्स्ट डी पार्ट कहता है फोर्सेस इन ए न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर हैव इक्वल ब्लैंक बट एक्ट इन अपोजिट ब्लैंक। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पेयर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? अपोजिट होगी। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है। ई पार्ट कहता है इन कोलिजन्स एंड एक्सप्लोजन्स
द टोटल ब्लैंक रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल ब्लैंक एक्ट्स। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारे पास, जब टोटल मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम होता है वो तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्लियर है। ये थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ हम नोट्स में कर चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। जो बिल्कुल 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, इसलिए हम उनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है। यही टॉपिक थे हमारे पास और कुछ ये क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।